Hey there, students! Struggling to find quality notes for your exams? Your search ends here. Introducing our exclusive collection of study notes, the perfect companion for your academic journey. Our notes cover all subjects in detail and are designed to help you excel. Why choose our notes? Because they're simply the best. High quality content, unique insights, and everything you need to ace your exams. Special offer, all subject combo pack for just 499 rupees. That's 9 comprehensive PDFs, including key concepts and questions. Or, get individual subject notes for just 99 rupees each. Ready to ace your exams? Visit the catalog link and WhatsApp number in the description to order now. Don't miss this incredible offer. Invest in your success today. Your future starts now. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप देख रहे हो DO Tech Era। आज फिर से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम प्रोग्रामिंग इन C++ यानी BCS 031 के सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस देखने वाले हैं और कैसे आप इस सब्जेक्ट में 80+ या आउट ऑफ मार्क स्कोर कर सकते हो कम से कम समय में, यह भी देखने वाले हैं। आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे होने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड भी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं करने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आप सबको मिलाकर आज हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आज मैं आपको गिफ्ट भी देने वाला हूँ, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। अभी डायरेक्टली बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो BCS 031 यानी प्रोग्रामिंग इन C++, इसके एग्ज़ाम पास आए हैं, तो इससे रिलेटेड हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। तो BCS 031 के प्रिपरेशन के लिए हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस की PDF बनाई है। इस PDF में हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस एक PDF की मदद से आप एग्ज़ाम्स में 80% से ज़्यादा या फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले BCS 031 के PYQs को एनालाइज करेंगे इस सॉल्व PYQs के PDF की मदद से। ओके, तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस पेपर में थियरी का पार्ट ज़्यादा होता है वो सबसे इजी पेपर होता है, और जिसमें सॉल्विंग का पार्ट ज़्यादा होता है वो आपको थोड़ा हार्ड जाता है। तो इस सब्जेक्ट में एक ख़ास बात है कि इस सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थियरी बेस्ड है ना। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थियरी बेस्ड है, और इस एक सब्जेक्ट में आप 80% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपनी परसेंटाइल बढ़ा सकते हो, है ना। तो कैसे आप 80% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, एक बार इन PYQs को देख लेते हैं। तो इसमें जब हम गौर से देखेंगे तो हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थियरी बेस्ड मिलेंगे। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए है, उसमें भी हमें प्रोग्राम लिखने बोला है सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस में, बाकी सब क्वेश्चंस ये थियरी बेस्ड है। तो इससे आप 100 मार्क्स का पेपर लिख सकते हो। उसमें जो भी कंसेप्ट आते हैं वो मैंने इस PDF में एक्सट्रैक्ट किए हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के PDF में। तो इस एक PDF की मदद से आप 100 मार्क्स का पेपर आसानी से लिख सकते हो। आपको सिर्फ इस एक PDF को 3-4 बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, कंसेप्ट को याद करना है, उनमें की उन कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है, और आप एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का पेपर लिख कर आओगे। 100 मार्क्स का पेपर आप लिख कर आओगे, लेकिन आपको इग्नू पे डिपेंड है कि वो आपको कितने मार्क्स देता है, क्योंकि इग्नू बहुत ज़्यादा कंजूस है। वो जानबूझकर मार्क्स काटता है और कम मार्क्स देता है। जब मैं 100 मार्क्स का पेपर लिख कर आता था तो मुझे 50 या 60 मार्क्स मिलते थे। तो वो इग्नू का फॉल्ट है। इसमें मैं इतना ही बता सकता हूँ कि आप 100 मार्क्स का पेपर इस एक PDF की मदद से लिख सकते हो। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं और क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें हमें सिर्फ पढ़ना है, रिपीटेडली पढ़ना है, उन्हें याद करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्टली बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ।
ये ओवरव्यू दिया गया था, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो C++ का ओवरव्यू है, वो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम सीधा आते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। ओके, तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ BCS 031 यानी प्रोग्रामिंग इन C++। इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो बेसिकली BCS 031 में हम C++ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। हमें पढ़ना है किसके बारे में? C++ के बारे में, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट हमें पढ़ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड है ना, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि इसमें हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट फोकसेस ऑन ब्रेकिंग डाउन प्रोग्राम इन स्मॉलर मैनेजेबल सेक्शंस और फंक्शंस, है ना। तो इट इज़ अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच, है ना। ये प्रोसेस फॉलो करता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, है ना, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिसमें मेनली क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में होते हैं फंक्शंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होते हैं ऑब्जेक्ट्स, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट इस पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट पे, और ये किस पे बेस्ड होता है? फंक्शंस पे। ओके, तो इसमें कोर प्रिंसिपल्स देखते हैं। टॉप डाउन डिज़ाइन होता है, मॉड्यूलरिटी होती है, यूज लिमिटेड यूज़ होता है ग्लोबल वेरिएबल्स का, कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो कोई भी कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले देखना होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। तो मैंने डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। आपको वैसे डायरेक्टली पढ़ना नहीं है, आपको पहले देखने हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस बताने बोला है, उसके फीचर्स बताने बोले हैं, उसका पर्पस बताने बोला है, इस तरह के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन पे ही हमें फोकस करना है ना। सबसे पहले आपको पढ़नी है डेफिनेशन। क्या पढ़नी है आपको? डेफिनेशन। फिर उसके कोर प्रिंसिपल्स या की पॉइंट्स। ओके, की पॉइंट्स पढ़ने हैं फिर आपको, फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर आपकी जल्दी प्रिपरेशन होती है ना, फास्ट प्रिपरेशन होती है, और आपको कम से कम पढ़ाई करनी पड़ती है, और आपके मार्क्स भी ज़्यादा स्कोर होते हैं। तो उसके रिलेटेड मैं इस तरह के नोट्स बनाना प्रीफर करता हूँ। जैसे ये मेरी PDF है, इसमें मैंने एक एक पॉइंट्स में सारे ये दिए हुए हैं, आंसर्स दिए हुए हैं पॉइंट वाइज। तो इन पॉइंट को मैं इस तरह के PDF में एक्सट्रैक्ट करता हूँ, जिससे मेरी फास्ट प्रिपरेशन हो। अब जब मैं इस PDF को देखता हूँ तो इसमें मैंने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को किस तरह से एक्सप्लेन किया है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच, है ना, फोकसेस ऑन स्मॉलर पार्ट, ओके, एंड बेस्ड ऑन फंक्शंस। फिर इसमें फीचर्स क्या है? प्रोसीजरल अप्रोच, फंक्शन बेस्ड होते हैं, क्लियर कंट्रोल फ्लो होता है, रीडेबल एंड डिबगेबल होती है। फिर इसके एडवांटेजेस दिए हैं। इस तरह के एक एक पॉइंट्स में मैंने सारे पॉइंट इस नोट्स में कवर किए शॉर्टली, है ना। इसलिए 40 पेजेस की PDF है ना, 14 पेजेस की ये PDF बनी है, जिससे फास्ट प्रिपरेशन होगी और चीज़ें याद करने में मुझे आसानी होगी। ओके, तो इस तरह से मैं स्टडी करना प्रीफर करता हूँ हर एक सब्जेक्ट की। तो आप भी इसी तरह से स्टडी कर सकते हैं फास्ट प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसमें मैंने क्या बताया कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे हम प्रोग्राम लिखते हैं, और उसमें मेनली फंक्शन बेस्ड होता है। अब फंक्शन बेस्ड होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब हम लूप्स के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फंक्शंस क्या करते हैं? फंक्शंस कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, है ना। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में फंक्शंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, फंक्शंस किस तरह से होते हैं? एक स्ट्रक्चर होता है फंक्शंस का इस तरह से, या फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, उसका डेटा टाइप अलग अलग लैंग्वेज में, और इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसे एक बार
डिफाइन कर देते हैं और इसे रीयूज करते हैं हम बार बार फंक्शंस को। ओके, फंक्शंस को हम बार बार रीयूज करते हैं, इस तरह से होता है। तो हम जितने फंक्शंस तैयार करते हैं उतने हमारे इस तरह से फंक्शंस तैयार होते हैं। जितने हमें टास्क मिलते हैं उस प्रोग्राम में टास्क परफॉर्म करने होते हैं, उतने हम फंक्शंस तैयार करते जाते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सिंपल होता है कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद उसे हम रीयूज कर रहे हैं बार बार। ओके, तो ये सिंपलर फॉर्मेट में इस तरह से हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि हमें लिखने के लिए भी आसान होता है, उसका प्रोग्राम पढ़ने के लिए भी आसान होता है और समझने के लिए भी आसान होता है ना। लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये मेथड ओनली फंक्शंस पे बेस्ड जो प्रोग्रामिंग होती है वो इनफ नहीं होती। जैसे गेम डेवलपमेंट में, है ना, गेम डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, इस तरह के इसमें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स चीज़ें परफॉर्म होती है जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से हम इनफली नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए हमें चाहिए होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होती है, जिसके बारे में आगे देखने वाले। ओके, तो इस तरह से आप डेफिनेशंस पढ़ना। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि वो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, राइट डाउन देयर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारे पार्ट्स आपको पढ़ने के लिए ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर एग्जाम में लिखनी है। जैसे मैंने बोला पॉइंट्स पे फोकस करना है, तो इस तरह से पॉइंट्स हो गए, उन पर आपको फोकस करके लिखना है। ये पॉइंट्स आपको लिखना है, फिर आप उसके आपको मन से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या आगे का पार्ट आप मन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है। अब यहाँ पर एडवांटेजेस दिए गए हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के, क्या क्या एडवांटेजेस है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, enhanced maintainability, reduce complexity, promotes code reuse। जैसे मैंने बताया फंक्शंस को हम बार बार यूज कर सकते हैं इस तरह से। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क इसमें परफॉर्म हम नहीं करते हैं, है ना, सिंपलर टास्क परफॉर्म करते हैं, है ना, सिंपलर टास्क हम परफॉर्म करते हैं, इसलिए रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, इनहेंस मेंटेबिलिटी एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए भी आसान होती है। इसमें हम इजीली प्रोग्राम रन कर सकते हैं, है ना। इस तरह से होती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ओके, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी दी गई है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइज डाटा इन वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर कोड प्रिंसिपल्स उसके सारे दिए गए हैं, किस तरह से वर्क करता है ये भी दिया गया है। सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज आपको इस तरह से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके भी आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और दिए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइज कोड इनटू वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, है ना। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मॉडल्स, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग मोड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं कोड को इन वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। ओके, और एम टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, इफिशियंसी एंड मेंटेनेबिलिटी, कोड को हम मेंटेन भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में एज वेल। ओके, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी यहाँ पर डिफरेंस दिया है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। तो आप ये पढ़ लेना क्या क्या डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। बाकी आगे मैं आपको उप्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता गया, तो उप्स इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्राम बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। जैसे इसके नाम में ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है ये हम आगे देखने वाले डिटेल में, ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में होते क्या है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोस्टली कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स वो चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग में, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। अब इसमें की कंसेप्ट होते हैं क्या क्या, क्लास क्या होती है वो भी देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो चीज़ें हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें मेनली पढ़ना है इस पूरे सब्जेक्ट में, और इनसे रिलेटेड ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। तो इन कंसेप्ट को ध्यान से एक बार देख लो, कौन कौन से कंसेप्ट हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब क्लास क्या होती है? क्लास सर्व्स अ ब्लूप्रिंट टू फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है प्री डिफाइंड, जो कि बाद में हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मदद करता है। ये सिंपल क्लास होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एंटिटी that holds its own state, data, and behaviors. For instance, if a car is a class, my car could be a object with a specific values like a red color and particular model. Okay, तो कार क्लास को आप एक समझ लो, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था सी प्रोग्रामिंग में, उस तरह का समझ लो, ऐसा समझ लो, होता नहीं है लेकिन समझ लो क्लास एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर होता है। अब इसमें जो डेटा स्टोर होगा उसकी पर्टिकुलर कुछ वैल्यू होगी, कुछ उसका फॉर्मेट होगा, इस तरह से, है ना। तो जो ये इसमें जो चीज़ें लिखी जाएगी, मतलब जो डेटा स्टोर होगा उसकी जो स्पेसिफिकेशन वैल्यू होगी, तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, है ना। एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एंटिटी। ओके, इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एंटिटी। जैसे यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दिया है उस तरह से। अब इसे डिटेल में देखने वाले आगे, तो यहाँ पर ज़्यादा ये नहीं करते हैं। आप डेफिनेशंस वगैरह देख लेना कि उप्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कि जो मेनली ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। क्या? उप्स इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्राम based on the concept of objects which contain both data and methods, both data and methods। इसमें methods भी होती है और data भी होता है ऑब्जेक्ट्स में। ओके, और इसके मेन कंसेप्ट कहते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे कंसेप्ट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ उप। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो सबसे पहले गेम डेवलपमेंट में हम उप्स के प्रिंसिपल का यूज करते हैं। दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI में हम जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसके लिए हम उप्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सिमुलेशंस में भी हम इसका उप्स का इस्तेमाल करते हैं। सिमुलेशंस क्या होती है आपको मालूम होगा कि जो सिमुलेशंस आपने गेम खेली होगी बहुत सारी, जैसे सिटी स्काईलाइन हो गई, है ना। सिटी स्काईलाइन होगी जिसमें वो सिटी का एक उसमें मॉडल होता है जो कि हमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है ना, उसे हम सिमुलेशन बोलते हैं। सिटी स्काईलाइन होगी, सिम सिटी हो गई, इस तरह की गेम्स है जिससे जिससे आप सिमुलेशन समझ सकते हो। ओके, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, थियरी के पार्ट पे फोकस करते हैं क्योंकि हमें थियरी का पार्ट ही ज़्यादातर पूछने वाला है। एडवांटेजेस क्या है उप्स के? मॉड्यूलरिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, डाटा सिक्योरिटी, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, इजी मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी, है ना। अब उप्स की डेफिनेशन हमने देखी कि ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं। कोर कॉन्सेप्ट इसमें एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, इस तरह के कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। इसके बेनिफिट्स के कोड रीयूजेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, डेटा प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी विथ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, है ना। ये ही सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए जिसका आंसर आपको इसी पैरा में से मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन किया है। नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन है, इसमें ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट इज शो द डिफरेंस बिटवीन इधर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नीचे दिए हुए हैं। जिन लोगों को कंसेप्ट मतलब उससे डायरेक्टली पैरा से पढ़ने में मुश्किल होती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझ के भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस PDF में मैंने ये भी दिया हुआ है कि कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे ये 10 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस तरह से भी दिया है कि कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, अनलाइक MCH 021 जिसमें हमने डायरेक्टली क्वेश्चंस दिए थे, इसमें ये भी दिया है कि कितने बार गिवन क्वेश्चन ये हुआ है। अभी यहाँ पर भी डिटेल में आंसर दिया है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बीच में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो पीडीएफ से इजीली आप समझ सकते हो पढ़कर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनहेरिटेंस। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो हमने देखा, कोर कंसेप्ट थे जो उप्स के, उसमें इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट था, है ना। तो क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन उप दैट अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, है ना, फ्रॉम अनदर क्लास, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इनहेरिटेंस के फंडामेंटल कंसेप्ट इन उप्स दैट अलाउज अ क्लास कॉल्ड चाइल्ड क्लास, है ना, टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास कॉल्ड पेरेंट क्लास, है ना। तो इनहेरिट करता है, क्या करता है? इनहेरिट करता है, मतलब समझ लो ट्रांसफर करता है ना। फंडामेंटल concept in OOPS that allows class called child class inherit attributes methods from another class called parent class। parent class से inherit करता है child class। ओके, इस तरीके से। अब child class को हम बेस क्लास भी बोलते हैं और इस डिराइव्ड क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। तो बेस क्लास से ट्रांसफर होता है डिराइव्ड क्लास में, है ना। वन डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन बेस क्लास। ओके, इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं चाइल्ड क्लास और इसे बोल सकते हैं पेरेंट क्लास। तो इसमें टाइप्स है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इस तरह के, है ना। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है उप्स में। तो इसमें टाइप्स है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल इनहेरिटेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो सिंगल इनहेरिटेंस इज वन डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन बेस क्लास। एक डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट होता है एक बेस क्लास, मतलब सिंगल सिंगल है, इसलिए इसका नाम सिंगल बेस क्लास है। क्या है? एक बेस क्लास से डिराइव होता है। ओके, एक डिराइव क्लास में इनहेरिट होता है। इसमें वन डिराइव क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, मतलब मल्टीपल बेस क्लास से डिराइव होता है ना। यहाँ पर है मल्टीपल बेस क्लास में एक डिराइव क्लास इनहेरिट होता है ना। मल्टीपल बेस क्लास से वन डिराइव क्लास इनहेरिट होता है। मल्टी लेवल में क्या होता है? डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास फॉर्मिंग अ चेन। इसमें चेन तैयार होती है, लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दोनों के रिलेटेड पूछे जाते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये तीनों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन सिंपली थोड़ा थोड़ा पढ़ कर जाना, कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेस स्पेसिफायर्स इन इनहेरिटेंस। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं अब इसलिए हम आगे भी देखने वाले हैं, लेकिन इनहेरिटेंस के रिलेटेड क्या होते हैं? इसमें थ्री टाइप्स होते हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है? पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास रिमेन पब्लिक, है ना। पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास रिमेन पब्लिक। जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं बेस क्लास में, वो डिराइव क्लास में क्या रहते हैं? पब्लिक ही रहते हैं, मतलब ओपन ही रहते हैं ना डिराइव क्लास में, जो इसमें बेस क्लास में पब्लिक होते हैं। प्रोटेक्टेड में क्या होते हैं? जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना। पब्लिक मेंबर्स डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड होते हैं, उसे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कहते हैं। प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होता है? पब्लिक मेंबर्स जो है वो डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट हो जाते हैं, किससे? बेस क्लास से। बेस क्लास ऑन डिराइव्ड क्लास हमने देखा, उसमें जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट में, डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट हो जाते हैं, उसे हम प्राइवेट इनहेरिटेंस बोलते हैं, इस तरह से। अब वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये टॉपिक हम आगे देखने वाले, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें किस तरह से वर्क करते हैं शॉर्टली एक्सप्लेन किया है, वो आगे देखने वाले, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और डायरेक्टली एडवांटेजेस देखते हैं। इनहेरिटेंस का यूज़ होता है कोड रीयूजेबिलिटी में, एक्सटेंसिबिलिटी में, मेंटेनेबिलिटी में और पॉलीमॉर्फिज्म में। ओके, इतने 4 यूज केसेस है, एडवांटेजेस है इनहेरिटेंस के।
ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा। इससे रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप देख लेना और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना इस कंसेप्ट से, ओके, इस कॉन्टेक्स्ट से। यहाँ पर डिटेल टेबल दिया है और जो इनका डिफरेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस का डिफरेंस है, वो पूछा जाता है। कितने बार पूछा है, देखो यहाँ पर 6 बार पूछा है। तो ये टेबल में डिटेल्ड उसका डिफरेंस दिया गया है, तो इससे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी देखा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि मोर देन वन बेस बेस क्लास में से ट्रांसफर होके एक डिराइव क्लास में जाता है ना, या मल्टीपल बेस क्लास होते हैं उसमें से एक डिराइव क्लास में जाता है। ऐसे देखा, यहाँ पर डेफिनेशन दिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज एन oops where एन क्लास inherits character behaviors मोर देन वन बेस क्लास। ओके, ये अभी देखा, मोर देन वन बेस क्लास से एक डिराइव क्लास में जाता है। तो इसके यहाँ पर एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन दिया है। इसका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था पीवाई क्यूज में, है ना। 10 क्वेश्चन में एक बार इसका क्वेश्चन पूछा गया था एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन का। तो ये कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लेना, तो पूछा जा सकता है, थोड़े से चांस है। बाकी देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये ज़्यादातर टाइम पूछा गया है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इसके मेरिट्स है कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को रीयूज करते आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस की मदद से। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउज द क्रिएशन ऑफ क्लासेस एंड कंबाइन फीचर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है कोड में। डीमेरिट्स क्या है, इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी को, ऑलवेज कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले उससे। दूसरा एम्बिग्यूटी इश्यूज, अभी देखा हमने एम्बिग्यूटी इश्यूज, तो इसका कैसे रिजोल्यूशन करना है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ना। डिमेरिट्स में एक इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी इशू, इस तरह के दो डिमेरिट्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास ऑब्जेक्ट की सारे क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट है। किसमें सर फंडामेंटल कंसेप्ट है किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ओके, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, मैसेज पासिंग एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओके, तो इन सारे के बारे में आप इस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। ये हमारी कंसेप्ट नोट्स है C++ प्रोग्रामिंग के, जो कि ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड है। तो इसमें टोटल 42 लेक्चर्स है, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी इसमें है, पर इन मोर डिटेल्स है ना, और ज़्यादा डिटेल्स में इसमें है। मतलब ये लिस्ट, ये एक ओवरव्यू हो गया हमारे एग्ज़ाम के लिए। ये हो गया मतलब डिसेंट, मतलब एकदम डिटेल भी नहीं और इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, मतलब फास्ट प्रिपरेशन हो इस तरीके। और ये हो गया एकदम डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करनी होगी अगर लैंग्वेज की, अगर आपको लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो एक कंसेप्ट नोट्स भी है हमारे पास, जो कि 42 लेक्चर्स में डिवाइडेड है। और ये सॉल्व प्रोवाइड की उसकी PDF, जिसको आप पढ़कर अश्योर कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को। मतलब आपको 100 पे के 100 आप 100 मार्क्स का पेपर लिख कर ही आने वाले हो, ये अश्योर हो जाता है इस PDF से। इस तरीके हमारे पास 3 PDFs है, सॉरी 4 PDFs है। रफ नोट्स भी है मेरे पास, जो कि मैंने बनाए रफ नोट्स। ये रफ नोट्स भी है। अभी इन PDF के बारे में पहले बता देता हूँ। ये जो 3 PDF है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, सॉल्व PYQs और कंसेप्ट नोट्स, ये पर सब्जेक्ट 99 पर PDF 99 रुपीज़ के हैं। लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जो अब एग्ज़ाम का टाइम है, तो मैं आपको ये तीनों PDF ओनली 149 रुपीज़ में देने वाला हूँ। कितने में, 149 रुपीज़ में। सॉरी, ये चारों PDF में आपको 149 रुपीज़ में देने वाला हूँ। जो ये रफ नोट्स है ये भी है ना, कितने रुपीज़ में, 149 रुपीज़ में ये चारों PDF आपको मैं देने वाला हूँ। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, ये सुन लो, लिमिटेड टाइम के लिए, ओनली फॉर दिसंबर 2024 स्टूडेंट्स, वो भी अभी एग्ज़ाम के पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए। ओके, एग्ज़ाम से पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए है ना, वैलिड फॉर दिस। और अगर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की PDF चाहिए, तो वो 99 रुपीज़ को है। कितने, 99 रुपीज़ को। 99 रुपीज़ में आपकी कंप्लीट गारंटेड प्रिपरेशन हो जाएगी, कंप्लीट गारंटेड प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी 99 रुपीज़ में, है ना। तो अगर आपको ये PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कैटलॉग लिंक है या व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या कैटलॉग से
ये वाली फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं 4 PDF 149 रुपीज़ में दे रहा हूँ, ये आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में। और ये जो नोट्स है मैं आपको फ्री दूंगा एज अ गिफ्ट, है ना। हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, इस खुशी में आपको एक गिफ्ट दूंगा। बट आपको एक चीज़ करनी होगी, अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो, है ना, सब्सक्राइब करना होगा। दूसरी चीज़ आपको करनी होगी, इस वीडियो को लाइक करना होगा, है ना। तीसरी चीज़ मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना होगा और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा, है ना। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा और इसके स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पर भेजने होंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर भेजने होंगे। तो आपको ये जो रफ नोट्स है BCS 31 के ये वाले, जिसमें मैंने शॉर्टली सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, है ना, शॉर्टली किए हैं, बट इट मस्ट बी हेल्पफुल, है ना, फॉर फास्ट प्रिपरेशन। तो ये PDF आपको मिल जाएगी, है ना। तो इसके लिए ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई वो करना है और मुझे उसके स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ओके, तो इतना ही बताना था, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है ना। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास, है ना। तो एक कोर एंड फंडामेंटल टॉपिक है UPS के अंदर। क्लास एक फंडामेंटल एंड कोर टॉपिक है UPS के अंदर। Class is in a C++ is a user defined data type that serve as a blueprint for creating object। जैसे हमने पहले देखा कि क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। मतलब किसी भी डेटा को हम स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज इस्तेमाल करते थे, कोई भी डेटा। वैसे समझ लो कि ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं, ऐसा समझ लो। बट वैसा एक्चुअल में फंडामेंटली वैसा नहीं होता, लेकिन इस तरह से हम समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं? उसमें हम क्लास में पहले क्लास नेम देते हैं, फिर एट्रीब्यूट देते हैं, फिर उसमें मेथड देते हैं, कौन से फंक्शंस एंड एक्शंस उसमें होने वाले वैलिड। ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्लास डिफाइन करना है हमें। क्लास नेम, उसका जो क्लास का नेम है वो देना है, फिर एट्रीब्यूट्स देने हैं, डाटा मेंबर्स क्या क्या हो गए, उसमें जो फंक्शंस हो गए वो यहाँ पर देने होंगे। अब इस एग्जांपल में डिटेल में दिया है, यहाँ देखो ये क्लास, इसमें ये डेटा मेंबर्स और इसमें परफॉर्म करने वाली काउंट, सीन और ये सारे क्या है, फंक्शंस है। और जो आप एक गेट डेटा देख रहे हो, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन देख रहे हो, ये है ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स, ये है ऑब्जेक्ट्स। समझ आया ऑब्जेक्ट्स और क्लास क्या होते हैं। अब क्लास और ऑब्जेक्ट का टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछता कि एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स, एक्सप्लेन क्लास, है ना, गिव एग्जांपल ऑफ क्लास, इस तरह से नहीं पूछते डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना आपको जरूरी है। ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते 2-3 बार पूछा गया है, जैसे ये व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार, 1 बार 2 बार। बाकी सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ही क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द, है ना। यार देखो UPS के रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी 3-4 बार पूछा गया है, और फॉर इन्फॉर्मेशन ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन 20+ आते हैं, लेकिन ये डिफाइन करने के लिए, ये एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे नहीं जाते। ओके, देन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये अभी हमने देखा। एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, एक इंस्टेंस है ऑफ क्लास, क्लास का एक इंस्टेंस है रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक एंटिटी विद इन अ प्रोग्राम। वो डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और इससे हम एक्सेस करते हैं इस डॉट ऑपरेटर से। डॉट ऑपरेटर से उसे हम एक्सेस करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ऑपरेट किया है ना, जैसे यहाँ पर हमने एक्सेस किया है ना, डॉट ऑपरेटर से उसे हम एक्सेस करते हैं प्रोग्राम में। तो एक कोडिंग का पार्ट है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और उसमें किस तरह से हम डेटा एक्सेस करते हैं, है ना, किस तरह से डेटा एक्सेस करते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, इसे डिफाइन किया है क्लास के अंदर, है ना। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें क्लास की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है, तो ये रहा क्लास। ये कंप्लीट क्या है, क्लास, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं। ओके, समझ आया होगा, आई होप।
इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऊप्स के रिलेटेड है। ऊप्स में भी तो ऑब्जेक्ट आता है ना, तो उसमें से ये सारे क्वेश्चंस निकले। 3-4 बार एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। ये 20 टाइम पूछा गया है, 20 से ज़्यादा टाइम पूछा गया है, लेकिन इसमें क्या है इम्पोर्टेंट है कि ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। ये इसमें कोई क्लास या ऑब्जेक्ट का तो चांस नहीं है, इसमें डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा और थोड़ा कोडिंग के रिलेटेड भी पार्ट पूछा जाएगा। मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए भी आपको बीच में 2-1 हद क्वेश्चन आ सकता है बाई चांस, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सी प्रोग्राम लिखने के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो प्रोग्राम रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। बाकी बाकी सब तो एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है ना। मैं सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन का पार्ट बताने वाला हूँ, प्रोग्रामिंग का आप देख लेना। एक्सप्लेनेशन का पार्ट मैं आपको बताता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन और क्लास दैट इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए, है ना। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं ना। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट इन C++ कंस्ट्रक्टर क्रूशियल बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इन वैलिड स्टेट एंड ज़्यादा थियरी का पार्ट है। मेन डेफिनेशन ये वाली है, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास दैट इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, है ना। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ओके, जिसके की फीचर्स क्या होते हैं? पहला है ऑटोमेटिक इनवोकेशन, दूसरा है सेम नेम एज द क्लास का जो नेम होता है उसी तरह से कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। वाइड या एरे, सॉरी वाइड, या हम ये देखते थे किसी भी नाम से उसे डिफाइन करते थे, उस तरह से कोई भी रिटर्न टाइप उसका नहीं होता। बुलियन, वापस बहुत सारे डेटा टाइप्स हमने देखे, उसमें से कोई भी उसका रिटर्न टाइप नहीं होता। डिफाइंड इन पब्लिक स्कोप में उसे डिफाइन किया जाता है। एंड ओवरलोडिंग को सपोर्टेड होता है। ओवरलोडिंग क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं, बस एक ही फीचर समझ लो कंस्ट्रक्टर्स के। ऑटोमेटिक इनवोकेशन, सेम नेम एज अ क्लास, नो रिटर्न टाइप, डिफाइंड इन अ पब्लिक स्कोप, ओवरलोडिंग सपोर्टेड। अब इसमें भी कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इस तरह के अनकंस्ट्रक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, उस तरह के 3 टाइप्स हैं। इसमें ओवरलोडिंग का पार्ट भी है। तो ये सारे टॉपिक हमने एक्सप्लेन किए। इसमें मेन है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में ही पूछा जाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन 14 बार पूछा गया है। कितनी बार? 14 बार कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बस थोड़ा स्लाइटली हम ये कर लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट्स और डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर ऑल इट्स पैरामीटर्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? वो कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट्स, एक आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता और हैज डिफॉल्ट वैल्यूज। उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यूज होती है फॉर ऑल इट्स पैरामीटर्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, तो क्लास टेम्पलेट, क्लास एग्जांपल, पब्लिक एग्जांपल। ओके, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, है ना, जिसमें वैल्यू क्या है? 0। इसे इसलिए क्या बोलते हैं हम? इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। इसलिए इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें नो वैल्यू मतलब 0 वैल्यू है। ओके, एम्प्टी है, नल है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अलाउज इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक वैल्यूज। उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, मतलब कोई ना कोई और आर्ग्यूमेंट होता है। जैसे यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स है, W एंड H, है ना, और उसमें पर्टिकुलर वैल्यू भी है ना, विड्थ एंड हाइट में। ओके, दीज आर द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। नेक्स्ट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट। ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यूज करके सेम क्लास के ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, है ना। उसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो सैंपल दिया गया है।
इन डेटा। अब यह देखो, ये सैंपल क्लास का नेम क्या है, सैंपल। अब यहाँ पर देखो सैंपल ऑब्जेक्ट, इसी के अंदर हमने कॉपी करके दूसरे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर ये किया है ना, उसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। विथ क्या है, एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एन अनदर ऑब्जेक्ट, है ना, इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। ओके, समझ आया कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टर। उससे पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है, ये उसका सिंटैक्स है। यूज केसेस क्या क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर के, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में, रिटर्न बाय वैल्यू में, पास बाय वैल्यू में कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। उसमें की पॉइंट्स है, डज नॉट रिटर्न वैल्यूज, वैल्यूज रिटर्न नहीं करता कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऑटोमेटिक इन्वोकेशन होता है, द कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल्स द कॉपी कंस्ट्रक्टर। एंड इफिशियंट हैंडलिंग होती है डेटा की, है ना, इफिशियंट हैंडलिंग होती है डेटा की कॉपी कंस्ट्रक्टर में। आई होप कि समझ आया होगा। तो इसमें ही डिस्ट्रक्टर का टॉपिक है, मेरा ये 13 टाइम्स रिपीट हुआ है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का 14 टाइम्स हुआ था, ये 13 टाइम्स हुआ है। डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, है ना, व्हाट आर द destructors? Okay, a destructor is a special member function that is automatically called when a object goes out of scope or is deleted. Okay, destructor क्या होता है, a special member function that is automatically called, ऑटोमेटिकली उसे कॉल मिलता है, या when an object goes out, या तो वो डिलीट हुआ होता है ना, ऑब्जेक्ट या तो आउट ऑफ स्कोप होता है या डिलीट किया होता है, उस वक्त हम डिस्ट्रक्टर का उसे इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर देखो, डिलीट डिस्ट्रक्टर फ्रीज द मेमोरी, है ना, डिलीट नाम का एक डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी एलोकेट की और डिस्ट्रक्टर ने मेमोरी फ्रीज की। ओके, फ्रीज द मेमोरी, समझ में आया, इस तरह से होता है। अभी ये सारा थियरी का पार्ट है, आप पढ़कर समझ सकते हो, है ना, नॉट टू इन डिटेल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना किस तरह से पूछे गए। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरलोडिंग, ये भी 20 टाइम्स पूछा गया है। इसमें 2 पॉइंट्स है कि फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग। दूसरा कौन सा है, ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग, और एक है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ओके, ये 30 टाइम्स रिपीट हुआ है, और फंक्शन ओवरलोडिंग 11 टाइम्स रिपीट हुआ है। Function overloading is a feature in C++ that allows the multiple function with the same name. And a function overloading is a feature in C++ that allows multiple functions with the same name to be defined in the same scope provided their parameter lists differ. ओके, उसमें पैरामीटर लिस्ट्स ओनली डिफर होती है, बाकी सेम नेम से उसे डिफाइन किया होता है। वो इसमें सिंपल डेफिनेशन है इसके अंदर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर इन C++ that allows multiple functions with the same name, एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, टू बी डिफाइंड इन द सेम स्कोप, उसे एक ही क्लास या एक ही स्कोप में डिफाइन किया होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना। ये डेफिनेशन है फंक्शन ओवरलोडिंग की। क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर्स इन C++ that allows multiple functions with the same name to be defined in the same scope। ओके, ये डेफिनेशन हो गई। इसमें नीड क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग की, नीड्स फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग, सिंप्लीफाइड सिंटैक्स होता है, सिंपल सिंटैक्स होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म में इसका यूज केस होता है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट्स कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक हम बाद में देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट इज कोड रीयूज होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में। उसमें रूल्स क्या होते हैं, यूनिक पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन ओवरलोडिंग में यूनिक पैरामीटर लिस्ट होनी चाहिए, पैरामीटर मैचिंग होनी चाहिए, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होने चाहिए, है ना। यहाँ देखो, इंट ऐड, डबल ऐड। अब देखो, इंट ऐड नाम के 2 फंक्शंस है,
इसमें पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट है। रिटर्न टाइम भले ही सेम हो लेकिन पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट है। पैरामीटर्स क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं, जैसे इंट ए बी और ये डबल, इसमें डेटा टाइप डिफरेंस है ना, तो पैरामीटर्स स्लाइटली डिफरेंट होने चाहिए। ये सारे क्या है, रूल्स है फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए। नेक्स्ट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ allows operators to be redefined to work with user defined types such as classes, है ना। allows operators to redefine work allows operators to redefine work and user defined types, okay, such as classes. it enables operator like, इस तरह के ऑपरेटर इनेबल करता है ना। अब ये डेफिनेशन का पार्ट है, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़कर समझ लेना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है उसे एक्सप्लेन करने में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा अभी इसे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन ही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। आप पढ़कर समझ सकते हो इस डेफिनेशन को, पर एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है। तो नीड फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इट्स इम्प्रूव्ड कोड रीडेबिलिटी, मतलब कोड रीड करना आसान हो जाता है। इनहांस फंक्शनैलिटी फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स, है ना, फंक्शनैलिटी इनहांस करता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, इट मेक्स एडीटी मोर वर्सेटाइल एंड ईजियर यूज इन एक्सप्रेशन, है ना। एडीटीज को वर्सेटाइल बनाता है यूज करने के लिए एक्सप्रेशन में या कोड में, है ना, प्रोग्राम में यूज करने के लिए वर्सेटाइल बनाता है या ईजियर बनाता है। ओके, जनरल रूल्स क्या होते हैं? कैन नॉट ओवरलोड ऑल ऑपरेटर्स, है ना, सर्टन ऑपरेटर्स, इस तरह के सभी ऑपरेटर्स को नहीं, बल्कि इन्हीं ऑपरेटर्स में ओवरलोड होता है। कौन से? प्लस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, इक्वल टू, इन्हीं ऑपरेटर्स में हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। सिंटैक्स कंसिस्टेंसी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सिंटैक्स कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मेंबर और नॉन मेंबर फंक्शंस, है ना, ये भी ये रूल एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम ये सारे ऑपरेटर्स नहीं यूज़ कर सकते। ओवरलोडिंग कैन लीड टू कंफ्यूजन इफ ऑपरेटर्स आर यूज नॉन स्टैंडर्ड वेज। अगर स्टैंडर्ड वेज में हमने अगर उसे यूज़ नहीं किया तो ये कंफ्यूजन भी हो सकता है या एरर भी आ सकता है हमारे कोड में। ओके, रिक्वायर्स केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन टू मेंटेन एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड कंसिस्टेंसी, है ना। केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए कोड में। फंक्शन ओवरलोडिंग की कैन कॉज एम्बिग्यूटी, है ना, एम्बिग्यूटी कॉज करता है। रिटर्न टाइप कैन नॉट डिफरेंशिएट ओवरलोड फंक्शन, इस तरह से ये सारे लिमिटेशंस है ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग के। यहाँ नीचे डिफरेंस दिया है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग का। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग का, अभी फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? allows a derived class to provide a specific implementation of function that already define its base class, है ना। क्या? allows a derived class to provide a specific implementation। derived class क्या है वो देखा था हमने, और base class क्या है वो भी देखा था हमने। देखो, allows a derived class to provide a specific implementation of a function that is already defined in base class। base class में अगर कोई function define किया है तो उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करने के लिए डिराइव क्लास में अलाउ करता है फंक्शन ओवरराइडिंग, है ना। अभी यहाँ पर क्यों दिया है? क्योंकि 2-3-4 बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, कितनी बार डिफरेंस पूछा गया है। यहाँ पर मैं इसे नहीं किया, लेकिन इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इस कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेना। नेक्स्ट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म एंड वर्चुअल फंक्शंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है एंड वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ऊप्स के की कंसेप्ट में पॉलीमॉर्फिज्म नाम का एक कंसेप्ट था। ओके, इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऊप्स that allows objects to be treated as instances of their base class rather than their actual derived class, है ना, treated instances of their base class।
है ना। पॉलीमॉर्फिज्म फंडामेंटल मूव दैट अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड एज इंस्टेंसेस, मतलब बेस क्लास के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट को ट्रीट करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म ये करता है ना, इन्फोर्स करता है। allows object to be treated as instances of their base class, बेस क्लास के इंस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट को ट्रीट करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन polymorphism is a fundamental concept in OOPS that allows the object to be treated as instance of their base class, okay, rather than derived class। ये सिंपल डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिज्म की। ओके, अब इसमें टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमने ओवरलोडिंग में देखा था, है ना। इसके जो हमने बेनिफिट्स देखे थे उसमें एक था पॉलीमॉर्फिज्म, और उसमें हम बेसिकली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म में होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये वर्चुअल फंक्शन से हमें मिलता है, अचीव्ड विया वर्चुअल फंक्शंस। अभी वर्चुअल फंक्शंस का टॉपिक हम आगे देखने वाले, लेकिन बेसिकली टाइप समझ लो कि पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप्स है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की एडवांटेजेस क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेनेंस एंड इनहांस्ड रीडेबिलिटी। ओके, कोड रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेनेंस एंड इनहांस्ड रीडेबिलिटी, ये सारे एडवांटेजेस है पॉलीमॉर्फिज्म के। यहाँ पर एग्जांपल दिया है क्योंकि जो क्वेश्चंस हो गए इसमें आपको बोला जाएगा एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म विथ एग्जांपल, है ना। तो जो हाई मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो एग्जांपल देख कर जाना किस तरह से एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म का, यहाँ पर देखो किस तरह से एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का, देख कर जाना क्योंकि क्वेश्चन में एग्जांपल पूछा जाता है ना, इसलिए एग्जांपल दिया है। जैसे यहाँ पर देखो गिव एग्जांपल, राइट अ सी प्रोग्राम टू यूज वर्चुअल फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। मोस्ट ऑफ द मतलब 2-3 क्वेश्चन में उसका एग्जांपल पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है ना, तो वो भी देख कर जाना। तो नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल फंक्शंस। तो क्या होते हैं वर्चुअल फंक्शंस? वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन अ बेस क्लास यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। तो बेस क्लास में, बेसिकली बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड के साथ जो फंक्शन डिक्लेयर्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्चुअल फंक्शंस। समझ आया कितनी सिंपल डेफिनेशन है। वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन अ बेस क्लास यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड, है ना। बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड के साथ जो फंक्शन डिक्लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल फंक्शंस। कैन बी ओवररिडन इन अ डिराइव्ड क्लास, और वो ओवरराइड भी होता है डिराइव्ड क्लास में, है ना। इतना ही नहीं कि बेस क्लास में डिक्लेयर किया और ख़त्म, नहीं, वो ओवरराइड होता है डिराइव्ड क्लास में। ओके, तो उसे हम वर्चुअल फंक्शंस बोलते हैं। वर्चुअल फंक्शन फैसिलिटेट इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फैसिलिटेट करता है। ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक में देखा है अभी थोड़ी देर पहले। ओके, तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वर्चुअल फंक्शंस के? डिक्लेयर्ड विथ वर्चुअल, है ना। डेफिनेशन में एज पर द डेफिनेशन डिक्लेयर्ड विथ वर्चुअल कीवर्ड, है ना, दिस इज अ कीवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज अ डायनेमिक बाइंडिंग। वर्चुअल फंक्शन में डायनेमिक बाइंडिंग होती है ना। नेक्स्ट इज ओवरराइडिंग इन अ डिराइव्ड क्लास। वो सिर्फ इसमें किसमें? बेस क्लास में सिर्फ डिक्लेयर नहीं होता, ओवरराइड भी होता है डिराइव्ड क्लास में। ओके, और वो नॉन स्टैटिक है ना। वर्चुअल फंक्शंस cannot be static and should maintain the same parameter list in the derived class for proper overriding, है ना। proper overriding के लिए it must be non static। okay, it must be non static। वर्चुअल फंक्शंस के साथ हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शंस होते हैं जिसमें हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं? A pure virtual functions is a functions with no implementation in the base। बेस में उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता एंड इट स्पेसिफाइड एज असाइनिंग इक्वल टू 0 एट द एंड ऑफ द इट्स डिक्लेरेशन।
इम्प्लीमेंटेशन इसका बेस क्लास में नहीं होता एंड स्पेसिफाई होता है जीरो से, है ना, असाइन होता है उसे जीरो डिक्लेरेशन के एंड में। यहाँ देखो, यह है प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब इसे डिक्लेयर करने के लिए यहाँ वर्चुअल नोट करना होता है ना, डिक्लेयर बाय वर्चुअल, हम देखा था, इट्स अ कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड से हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक वर्चुअल फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, इसमें एट द एंड क्या वैल्यू असाइन हुई है, क्या वैल्यू असाइन हुई है, जीरो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं, जिसके एंड में जीरो असाइन हुआ हो, है ना, उसे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, कि डिक्लेयर्ड विथ जीरो, है ना, डिक्लेयर्ड विथ जीरो, असाइन विथ जीरो, उसके सिंटैक्स में, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंटैक्स में जीरो डिक्लेयर होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास रिक्वायरमेंट, प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रिक्वायरमेंट होती है एंड इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी होता है ना। बेस क्लास में नहीं हुआ तो क्या हुआ, डिराइव्ड क्लास में इट मस्ट बी इम्प्लीमेंट, ओके, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंट इन डिराइव्ड क्लास, अगर बेस क्लास में नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड वर्चुअल फंक्शन के बारे में। अभी इसके रिलेटेड सारे 24 क्वेश्चन है, इसलिए ये वर्चुअल फंक्शन ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, और 20 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स ये कंसेप्ट रिपीट हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आप इस कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टेम्पलेट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्पलेट्स भी फंक्शन टेम्पलेट एंड क्लास टेम्पलेट में डिवाइडेड है। फंक्शन भी टेम्पलेट्स भी फंक्शन टेम्पलेट, दो टाइप्स के टेम्पलेट होते हैं, एक है फंक्शन टेम्पलेट और दूसरा है क्लास टेम्पलेट। अब टेम्पलेट्स का टॉपिक भी 20 टाइम्स रिपीट हुआ है, 20+ टाइम्स रिपीट हुआ है। उसमें फंक्शन टेम्पलेट 13 टाइम्स रिपीट हुआ है और क्लास टेम्पलेट्स 11 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लास टेम्पलेट्स 11 टाइम्स रिपीट हुआ है। फंक्शन टेम्पलेट क्या होता है, फंक्शन टेम्पलेट लेट टू डिफाइन अ फंक्शन दैट कैन ऑपरेट विद अ डेटा टाइप विदाउट ओवरलोडिंग द फंक्शन फॉर ईच टाइप। What is a function template? Function that can operate with any data type, है ना, with any data type without overloading the function for each type, without overloading कोई भी डेटा टाइप में वो फंक्शन ऑपरेट करता है ना, विदाउट ओवरलोडिंग वो फंक्शन ऑपरेट करता है, उसे हम फंक्शन टेम्पलेट बोलते हैं। समझ में आ गई डेफिनेशन, without overloading function can be operate, that is called function template। उनका सिंटैक्स इस तरह से है ना, फंक्शन नेम, इस तरह से उसका सिंटैक्स है, किस तरह से होता है देख लो, फंक्शन टेम्पलेट, ओके। इसमें पैरामीटर पास किए दो। अब डायरेक्टली बेनिफिट्स देखते हैं, क्योंकि थियरी बेस्ड है, ज़्यादा सॉल्विंग में नहीं घुसना है हमें। इसमें बेनिफिट्स क्या है, एलिमिनेट्स redundancy by writing a single generic function, we avoiding the writing multiple loaded versions for each type, है ना। सिंगल जेनेरिक फंक्शन तैयार होता है और इसमें ओवरलोडिंग नहीं होती ज़्यादा। टाइप सेफ्टी होती है इसमें फंक्शन टेम्पलेट्स में, एंड कोड फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कोड फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंक्शन टेम्पलेट्स में। फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग। अब फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग क्या होता है, अब जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की ज़्यादा ओवरलोड करे बिना ये फंक्शन ऑपरेट होते हैं, उन्हें हम फंक्शन टेम्पलेट बोलते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ओवरलोड भी हो और फंक्शन टेम्पलेट भी वर्क करे, तो ऐसा होता है ना। फंक्शन टेम्पलेट भी कैन को एग्जिस्ट विथ नॉन टेम्पलेट ओवरलोडेड फंक्शंस, है ना, इतना पॉइंट समझ लो। फंक्शन टेम्पलेट्स कैन बी को एग्जिस्ट विथ नॉन टेम्पलेट ओवरलोडेड फंक्शंस, ओके। ये एक पॉइंट था यहाँ पर लास्ट में दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास टेम्पलेट, है ना। व्हाट आर द क्लास टेम्पलेट बेस्ड ऑन क्लास टेम्पलेट प्रोवाइड अ वे टू डिफाइन क्लासेस दैट कैन बी हैंडल डिफरेंट डेटा टाइप्स, है ना। क्या है, डिफाइन क्लासेस दैट कैन बी हैंडल डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स को हैंडल करने के लिए जो क्लासेस का यूज होता है, दैट आर द क्लास टेम्पलेट्स,
है ना, दैट आर द क्लास टेम्पलेट्स. Class templates provide a way to define classes that can handle different data types. That can handle different data types, and it's mainly used for data structures. जो हमने पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर्स मेनली यूज होता है क्लास टेम्पलेट का उसमें, है ना. समझ लो, क्रोनोलॉजी को समझो. ओके, अब एडवांटेजेस क्या है क्लास टेम्पलेट्स के. रीयूजेबल कोड्स होते हैं, है ना, रीयूजेबल कोड होता है क्लास टेम्पलेट का. डेटा टाइप फ्लेक्सिबिलिटी होता है और टाइप सेफ्टी भी होता है ना. रीयूजेबल कोड होता है, डेटा टाइप फ्लेक्सिबिलिटी होती है और टाइप सेफ्टी भी होती है. टाइप सेफ्टी हमने किस में देखी थी, फ्लेक्सिबिलिटी हमने किस में देखी थी, और कोड रीयूज हमने किस में देखा था, फंक्शन टेम्पलेट में. अब जो फंक्शन टेम्पलेट के जो एडवांटेजेस है वो भी क्लास टेम्पलेट के वही एग्जाम्पल्स है. भी यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिया हुआ है टेम्पलेट्स का. तो क्या क्या है, फर्स्ट इज अ स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर. वी यूज टेम्पलेट्स इन अ स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैं बताया था स्टैक्स में, क्यूज में, लिंक लिस्ट में. अभी ये सारा हमने M6021 में अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा है. स्टैक्स क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, ये क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें हम टेम्पलेट्स का यूज होता है स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर में. ओके, एप्लीकेशन होता है. सेकंड इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस में होता है ना, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के. एल्गोरिदम इन STL. STL क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, STL. ये भी M602N में टॉपिक है, लेकिन इसे हमने IMP में इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन M602N में नहीं पूछे जाते थे. तो एल्गोरिदम इन STL में भी टेम्पलेट का यूज़ होता है, और जेनेरिक सॉर्टिंग फंक्शंस में भी टेम्पलेट्स का यूज़ होता है. ये सारे क्या थे, एप्लीकेशंस थे टेम्पलेट्स के. अब यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है टेम्पलेट्स का, क्लास टेम्पलेट्स का और फंक्शन टेम्पलेट्स का. इसमें क्या देखा था, ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग क्लासेस दैट हैंडल एनी डेटा टाइप, है ना. ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग classes that handle any data type, that can handle any data type. Define a function that can operate on multiple types पे ऑपरेट करने के लिए फंक्शन डिफाइन करता है. ये सिंपल डेफिनेशन उसके दिए गए है, वहाँ पर एग्जांपल के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की है. अब STL क्या होता है, STL इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें BC031 में, बिकॉज ये 5 टाइम रिपीट हुआ है. तो देखो STL क्या होता है. STL प्रोवाइड्स अ कलेक्शन ऑफ अ टेम्पलेट क्लासेस. क्या कलेक्शन प्रोवाइड करता है टेम्पलेट क्लासेस का, एक होल कलेक्शन. एंड फंक्शन डिजाइन टू वर्क विद एनी डेटा टाइप. एंड फंक्शन STL में बेसिकली टेम्पलेट्स की क्या है, लाइब्रेरी है. इसमें ही उसका एक्सप्लेनेशन था. टेम्पलेट्स के लिए बेसिकली लाइब्रेरी है. क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. ये क्या है, बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसमें से सारा डेटा एक्सेस करते हैं टेम्पलेट्स. ओके, अब कंटेनर्स, इटरेटर्स, एल्गोरिथम्स इसके मेन एस्पेक्ट्स है STL में, वो आप पढ़कर समझ सकते हो. उसका एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन है जो कि एक्सप्लेनेशन बेस्ड, मतलब थियोरी बेस्ड सारे क्वेश्चन है. तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस कॉन्टेक्स्ट से मिल जाएंगे. तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो, इस कॉन्टेक्स्ट से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो फॉर बेटर प्रिपरेशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है और ये एक फंडामेंटल टॉपिक है उसमें. एक्सेप्शन हैंडलिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 20 टाइम्स रिपीट हुआ है. अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एन एक्सेप्शन रिफर्स टू एन एरर और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिसरप्ट्स नॉर्मल फ्लो इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. एक्सेप्शन रिफर्स टू एन एरर और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ ऑन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो उसमें डिस्टर्ब करता है हमारे प्रोग्रामिंग फ्लो को. ओके, अब एग्जांपल्स क्या होते हैं एक्सेप्शंस के, डिवाइड बाय जीरो, अरे आउटबाउंड, नल पॉइंटर डिफरेंस, न्यूमेरिकल एलोकेशन फेलियर. इस टाइप के सारे एक्सेप्शन फॉर्म हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, है ना. हमारे प्रोग्राम में इस तरह के सारे एक्सेप्शन फॉर्म हो सकते हैं. अब एक्सेप्शन क्या होता है, इसके साथ जनरल डेफिनेशन देखो और इसका एग्जांपल्स देखो, इतना काफ़ी है. ओके, मेन टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, टू हैंडल एक्सेप्शन
दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके ओके एन एक्सेप्शन इन C++। अब एक्सेप्शन हमने देखा, डिफिनेशन ऑफ एक्सेप्शन इसे देखने की जरूरत नहीं है। क्या करता है, डिसरप्ट करता है नॉर्मल फ्लो को। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नॉर्मल फ्लो को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स भी देखे हमने। इसमें भी सिंक्रोनस असिंक्रोनस, इस तरह के दो कैटेगरीज होती है एक्सेप्शन में भी, यहाँ पर डिफाइन किए। वैसे उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हमें देखना क्या है, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म में। यहाँ पर 3 हमारे पास कीवर्ड्स है, ट्राई, थ्रो एंड कैच। इनके बारे में आपको जानना होगा। ट्राई, थ्रो और कैच। ट्राई, थ्रो और कैच करते गए ओके एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें हमने एक्सेप्शन क्या है ये देखा, उसमें कॉमन एक्सेप्शन क्या है वो भी देखते हैं, वो भी देखे हमने, टाइप्स देखे। नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इसेंशियल टू क्रिएट, रीबूस्ट एंड फॉल्ट टॉलरेट प्रोग्राम्स। ओके, फॉल्ट टॉलरेट प्रोग्राम्स के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस दिए, यूज एक्सेप्शन फॉर हैंडलिंग एरर्स, release resources, avoid throwing exceptions in destructors, handle only relevant exceptions and use RAII। तो एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये दी हुई बेस्ट प्रैक्टिस है। IMPs के PDF में देखते क्लियरली मिलेगा हमें क्या क्या है। यूज एक्सेप्शंस फॉर हैंडलिंग एरर्स, नॉट फॉर रेगुलर कंट्रोल फ्लो, है ना। एक्सेप्शंस फॉर हैंडलिंग एरर्स, एरर को हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्शंस का यूज करना है। फॉर ओनली हैंडलिंग एरर्स, ओके। रिलीज रिसोर्स में यूजिंग डिस्ट्रक्टर्स, ओके। अवॉइड थ्रोइंग एक्सेप्शंस इन अ डिस्ट्रक्टर, एक्सेप्शन को डिस्ट्रक्टर में डालना हमें अवॉइड करना चाहिए। हैंडल ओनली रिलेवेंट एक्सेप्शंस, ओनली रिलेवेंट एक्सेप्शंस को हमें हैंडल करना चाहिए। और रिसोर्स एक्विजिशन इज इनिशियलाइजेशन, इस प्रिंसिपल को हमें यूज करना चाहिए ओके। और इसमें हमें 3 एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म भी है, जो कि पहले ट्राई नाम का कीवर्ड था। द ट्राई ब्लॉक इनकैप्सुलेशन कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन को थ्रो करता है उसे हम ट्राई कीवर्ड से डिनोट करते हैं ओके। थ्रो नाम का है, द थ्रो कीवर्ड सिग्नल्स द ऑकरेंस ऑफ एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का ऑकरेंस हमें थ्रो कीवर्ड से मिलता है। The catch block defines how to handle exception throw by the throw statement. The catch block defines how to handle exception throw by how to handle, हम बताता है catch keyword ओके। इस तरह से अब यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है हैंडलिंग एक्सेप्शन का, तो वो देख लेना आप। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में किस तरह से वर्क करता है ये भी दिया है, और इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं ओके। क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सेप्शंस ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रीम्स ओके। व्हाट आर द स्ट्रीम्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट 70 टाइम्स रिपीटेड, देन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रीम्स इन C++ act as interface between the program and input output devices, allowing the disk transfer of data as a sequence bytes। इसमें इनपुट स्ट्रीम्स एंड आउटपुट स्ट्रीम्स, इस तरह इसे कैटेगराइज किया है स्ट्रीम्स को। Streams act as an interface between the program and input-output devices, allowing for the transfer of data as a sequence of bytes. Transfer of data as a sequence of bytes. As a sequence of bytes में data transfer करने के लिए input और output device को allow करता है stream. Okay. इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अलाउ करता है टू ट्रांसफर ऑफ डेटा एज अ सीक्वेंस बाइट, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में डेटा ट्रांसफर के लिए ओके। स्ट्रीम्स, उसमें हमने क्या देखा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स देखे, इनपुट स्ट्रीम्स फॉर रीडिंग डेटा, आउटपुट स्ट्रीम्स फॉर राइटिंग डेटा। स्ट्रीम क्लासेस में iOS आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, iOS स्ट्रीम, इस तरह के स्ट्रीम्स है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है। स्टैंडर्ड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स, अभी ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं स्ट्रीम में, इस तरह के है। ये हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स में ऊपर एग्जांपल्स में देखा है, सीन, काउंट, CERR
और क्लॉक। अब इनके जो फंक्शन है वो भी आप देख लेना, और टास्क क्या परफॉर्म करते हैं वो भी आप देख लेना। एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो ये बताने आना चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट इज स्ट्रीम मैनिपुलेटर। हाँ, स्ट्रीम मैनिपुलेटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 बार पूछा गया है ना। स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं? स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स मॉडिफाई द आउटपुट फॉर्मेट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स मॉडिफाई द आउटपुट फॉर्मेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है, स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स मॉडिफाई द आउटपुट फॉर्मेट इन ऑर्गेनाइज वे। ऑर्गेनाइज वे में आउटपुट फॉर्मेट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, दैट आर द स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स। अब कौन से कॉमनली यूज होते हैं स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स? फर्स्ट इज द सेट, WN फॉर द सेट द विड्थ, जो विड्थ को सेट करता है। सेट प्रिसीजन कंट्रोल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। Set fill C specifies a fill character to pad output when using set W. Okay, fixed and scientific format floating point numbers in a fixed point notation और scientific notation। इस तरह के कॉमन स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स है ना, ये देख लेना। यूजर डिफाइंड स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स भी होते हैं जो कि यूजर डिफाइन करता है, जो कि यूजर क्रिएट करता है। ऐसे स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स भी होते हैं। अब ये जो पार्ट है वो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और उनके आंसर फाइंड करने इस कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो डायरेक्टली पढ़ने से अच्छा पहले क्वेश्चन देखो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और फिर उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करो इस कॉन्टेक्स्ट से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे इस कॉन्टेक्स्ट से, है ना। और जिनके ना मिले, अगर वो फिर भी इंपॉर्टेंट लग रहा होगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसका आंसर होगा, आप वहाँ ढूंढ सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट इज अ फ्रेंड फंक्शन, जो कि 18 बार पूछा गया है फ्रेंड फंक्शन के बारे में क्वेश्चंस। क्या होते हैं फ्रेंड फंक्शन? इन C++, अ फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट हैज अ स्पेशल परमिशन टू एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास डिस्पाइट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ क्लास इटसेल्फ, है ना। तो इसको स्पेशल परमिशन मिली होती है प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। अब इन्हें एक्सेस स्पेसिफायर्स देखा था, और उसमें भी हमने प्राइवेट क्लास क्या होती है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्लास क्या होती है वो भी देखा था। उसमें जो हमारे फ्रेंड फंक्शंस होते हैं उन्हें परमिशन होती है ये दोनों का एक्सेस करने की, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। ओके, क्लास के अंदर के वो होते हैं फ्रेंड फंक्शंस। A friend function is a function that has special permission to access private and protected members of class despite not being a member of its class। सेकंड पार्ट भी इम्पोर्टेंट है कि उस क्लास का पार्ट ना होके भी वो एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, है ना। उनको स्पेशल परमिशन होती है। तो उसका सिंटैक्स इस तरह से, फ्रेंड रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। अब ये इम्पोर्टेंट है, जैसे फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम होता है, फिर उसके पैरामीटर्स इस तरह से। तो यहाँ पर फ्रेंड नाम का कीवर्ड हमें मेंशन करना होता है फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। हियर इज अ फ्रेंड इज अ कीवर्ड, है ना, दिस इज अ मेन कीवर्ड फ्रेंड इज अ कीवर्ड एक्चुअली। ओके, तो उसे हमें यहाँ पर नोट करना होता है, फिर ही हम डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन को। दैट इंटरेस्टिंग। ओके, अब एडवांटेजेस क्या है फ्रेंड फंक्शन के? फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल, सेकंड इज इंटर क्लास रिलेशनशिप, है ना। थर्ड इज अ मोर नेचुरल सिंटैक्स। लिमिटेशंस क्या है? इनकैप्सुलेशन ब्रेक। व्हाट आर द लिमिटेशंस? इनकैप्सुलेशन ब्रेक, मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी, लिमिटेड यूज केस। ओके, लिमिटेड यूज केस होता है, मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इनकैप्सुलेशन ब्रेक होता है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है फ्रेंड फंक्शन के? ऑपरेटर ओवरलोडिंग में फ्रेंड फंक्शंस का यूज होता है। ब्रिजिंग मल्टीप्लस क्लासेस में ब्रिज करने के लिए भी फ्रेंड फंक्शंस का यूज होता है। ओके, कंपैरिजन बिटवीन मेंबर फंक्शन। अभी मेंबर फंक्शन हम आगे देखने वाले हैं, बट इसमें क्या है देख लेते हैं शॉर्टली। एक्सेसेस द प्राइवेट मेंबर्स डायरेक्टली,
एंड एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स थ्रू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का यूज करके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है, और ये डायरेक्ट एक्सेस करता है किसे, प्राइवेट मेंबर्स को। अभी देखते डिटेल में देखेंगे आगे, है ना। ये क्लास के अंदर ही होता है, विद इन द क्लास स्कोप, और ये आउटसाइड होता है, जैसे हमने देखा क्लास के आउटसाइड था, उसी तरह क्लास के आउटसाइड उसे डिक्लेयर करता है। और मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास होता है, विद इन द क्लास स्कोप होता है, ओके। और ये डायरेक्ट एक्सेस करता है प्राइवेट मेंबर्स को, और ये विथ ऑब्जेक्ट, फ्रेंड फंक्शन विथ ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है प्राइवेट मेंबर्स को। अभी इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, आप देख लेना। अभी हमने देखा डायरेक्ट एक्सेस के लिए हम मेंबर फंक्शंस का यूज करते हैं। मेंबर फंक्शन इज अ फंक्शन डिफाइंड विद इन क्लास, और ये विद इन अ क्लास डिफाइंड किया होता है। फंक्शन डिफाइंड विद इन अ क्लास एंड ऑपरेट डाटा मेंबर्स ऑफ दैट क्लास, एंड ऑपरेट डाटा मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। मेंबर फंक्शन इज इंटीग्रल टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. This is the blah blah blah. We have need only definition. We take a definition of above that member function directly access private members. Okay, directly access private members, and defined within a class, and defined within a class. We need only definition. Okay. Types of member function, though two types, inside the class definition and outside the class definition. कुछ इनसाइड द क्लास डेफिनेशन मतलब कुछ क्लास के अंदर डिफाइन किए होते हैं, और कुछ आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन किए होते हैं मेंबर फंक्शन, ओके। डिफाइन किए होते हैं मतलब सिंपली डिक्लेयर किया होता है, कुछ को इनसाइड द क्लास डिक्लेयर किया होता है, कुछ को आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर किया होता है। समझ में आया? तो इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक्स है नहीं, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे गए होंगे, एक्सप्लेन डिफाइन अ मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन के साथ मेंबर फंक्शन भी पूछा जाता है, और इनमें का डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना है हमें। 3-4 बार 5 बार 6 बार रिपीटेडली पढ़ना है, जब तक समझना आए। और समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मैं ये तरीका अपनाता हूँ, वैसे आप भी ये तरीका अपना सकते हो। एक ब्लैंक बुक लेनी है, रफ बुक लेनी है, उस पर सिंपली डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, इस तरह से क्लासिफिकेशन 1 लाइन में सारे अपने मन को जैसे लगे वो एक्सप्लेन कर देने, ओके, शॉर्टली। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमारे कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, जिन्हें हम फास्ट कवर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। अभी कुछ कंसेप्ट 10 बार 12 बार 7-8 बार इस तरह से रिपीट हुए होंगे, इन्हें हम फास्टली देखेंगे। तो एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर्स है ना, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर्स। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है, वो शॉर्टली देखा है, इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर्स play fundamental role in encapsulation, ensuring secure and controlled access data and function in a class. Okay, what are the access control specifiers? Play a fundamental role in encapsulation, ensuring the secure and controlled access to data and functions in the classes. Okay, they help to protect data from the unwanted access and manipulation. इनकैप्सुलेशन में उनका फंडामेंटल रोल होता है, और डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस एंड मैनिपुलेशन, मेकिंग क्लासेस मोर रोबस्ट एंड मेंटेनेबल। ओके, the 3 main access specifiers are private, protected, public. These are the types, these are the categories of the access control specifiers. अब पर्पस क्या है access control specifiers का? For the data encapsulation. In a definition we can see data encapsulation, for data encapsulation. Second is the information heading. Okay, second is the information heading. Protect data. Okay, we saw in the definition to protect data. Third is the control data access and modification, है ना। तीसरा क्या है? to control data access and modification. Okay, this is the purpose of access control specifiers. अब इसमें 3 टाइप्स हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ओके, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स। इनकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है विथ एग्जांपल, और किस तरह से उसे डिफाइन किया जाता है वो भी यहाँ पर दिया है। ओके, विथ डेफिनेशन एंड एग्जांपल यहाँ पर दिया है। मैं यहाँ पर शॉर्टली मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, तो यहाँ से देखते हैं। तो प्राइवेट क्या होता है? मेंबर्स
declared as a private can only be accessed by other member function within the same class. ओके, जो प्राइवेट होते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ जो क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं वही एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने मेंबर फंक्शन देखा था, तो प्राइवेट में सिर्फ मेंबर फंक्शन ही प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो विद इन अ क्लास होते हैं, जो क्लास के अंदर होते हैं, वही प्राइवेट फंक्शन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड क्या होते हैं? मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल विद इन अ सेम क्लास बाय द डिराइव्ड क्लास। ओके, सेम क्लास में भी हो सकते हैं, मगर बेस क्लास में है तो बेस क्लास के फंक्शन भी प्रोटेक्टेड इसको एक्सेस कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो डिराइव क्लास है उसके मेंबर्स भी उस मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द पब्लिक? पब्लिक इज ओपन, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। मेंबर डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर द ऑब्जेक्ट इज विजिबल। जहाँ भी विजिबल हो वहाँ तक वो हम उस मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल क्लासेस में भी से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सटर्नल क्लासेस में से भी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकैप्सुलेशन। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेना। 12 ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें टाइप्स उसके एक्सप्लेन करने बोला है, तो यहाँ पर उसके टाइप्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो 12 क्वेश्चन है, किस तरह से उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी देख लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इनकैप्सुलेशन। अभी ये भी फाउंडेशनल कंसेप्ट है ऊप्स में, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ऊप्स में कुछ फाउंडेशनल की कंसेप्ट है, उसमें एक था इनकैप्सुलेशन। ओके, encapsulation is a foundational concept in OOPS that combines data and methods within a single unit, typically class. Okay, combines data and methods using single unit. Combines data and methods using single unit. That is encapsulation. Simple definition is combines data and methods using single unit, typically class. It must be a class. You know, कुछ ज़्यादातर टाइम वो क्या होता है, एक क्लास होता है इनकैप्सुलेशन। ओके, उसमें की एलिमेंट्स क्या होते हैं इनकैप्सुलेशन में? डेटा हेडिंग, जैसे हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स में देखा था, डेटा हेडिंग, इंफॉर्मेशन हेडिंग, उस तरह के की एलिमेंट्स है डेटा हेडिंग। इनकैप्सुलेशन यूज होता है डेटा हेडिंग में। कंट्रोल एक्सेस में यूज होता है इनकैप्सुलेशन। इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस। ओके, इनकैप्सुलेशन में इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस होता है। इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेड होते हैं इंडिपेंडेंटली। ओके, यहाँ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्या करता है? इम्प्रूव सिक्योरिटी, है ना। जैसे एक्सेस स्पेसिफायर्स सिक्योरिटी इम्प्रूव करते हैं, वैसे इनकैप्सुलेशन में भी सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है। इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल बनाते हैं और प्रोग्राम को। प्रमोट्स मॉड्यूलरिटी, फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस। ऊप्स के अगर आपने एडवांटेजेस देख लिए, एडवांटेजेस अगर ऊप्स के देख लिए, है ना, अगर आपको याद करने के लिए ये तभी अप्लाई करना जब आपको याद करने के लिए 0 टाइम हो। अभी एग्जाम को आधा घंटा है, 20 मिनट है, 10 मिनट है, तभी अप्लाई करना। ऊप्स के एडवांटेजेस सारे याद कर लिए, उसमें की कुछ एडवांटेजेस उससे रिलेटेड टॉपिक्स में लिख देने हैं। अभी ऊप्स के रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक थे? ऊप्स के रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसमें टॉपिक्स थे क्लास, ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये जितने टॉपिक्स है उसमें उसके आप एडवांटेजेस लिख सकते हो, क्योंकि वो ऊप्स के ही टॉपिक्स है ना, उसमें से कोई भी एक्सेस करके लिख सकते हो। लेकिन ये तभी अप्लाई करना जब आपके पास इतना कम टाइम हो, तभी। ओके, नहीं तो याद कर लेना सारे एडवांटेजेस। ओके, इम्प्रूव सिक्योरिटी, इनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोमोट्स मॉड्यूलरिटी, फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस। ओके, इस तरह के एडवांटेजेस है इनकैप्सुलेशन के। नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि 7 बार ही रिपीट हुआ है, ओनली 7 टाइम्स। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज अ प्रिंसिपल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट। अब इंफॉर्मेशन क्या है, हाइडिंग की डेफिनेशन क्या होगी? दैट हाइड्स द इंफॉर्मेशन, है ना, फॉर सिक्योरिटी। ओके, फॉर सिक्योरिटी इट्स हाइडिंग अ इंफॉर्मेशन, दैट्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग। सिंपल डेफिनेशन है ना, उसके नाम से हमें समझ आ रहा है इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है,
कि फॉर सिक्योरिटी पर्पज इट इज हाइडिंग इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव्ड यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स। अब एक्सेस स्पेसिफायर्स का हमने ऊपर टॉपिक देखा है, उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव करते हैं, और उसमें हमने एडवांटेजेस में भी देखा था किस लिए यूज होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, उसमें एक पॉइंट था। ओके, तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इससे इंफॉर्मेशन हाइडिंग होती है। ओके, अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस है यहाँ पर दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों में का डिफरेंस पूछा गया है। ये सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टेबल है इस टॉपिक में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन हाइडिंग विद एग्जांपल। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों में का डिफरेंस पूछा गया है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन का डिफरेंस। तो ये टेबल ध्यान से पढ़कर जाना है ना, फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इनलाइन फंक्शंस, जो कि 11 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब इनकैप्सुलेशन का, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का क्यों ऊपर दिया है? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड है, इसलिए ऊपर दिया है। अब इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं? एंड इनलाइन फंक्शंस इन C++ इज डिफाइंड विद द इनलाइन कीवर्ड। जैसे फ्रेंड फंक्शन था, फ्रेंड फंक्शन जैसा था जिसके लिए फ्रेंड कीवर्ड का हम यूज करते थे, वैसे इनलाइन कीवर्ड से हम इनलाइन फंक्शन डिफाइन करते हैं। ओके, अलाउइंग इट कोड टू बी डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द कॉलिंग कोड ड्यूरिंग कंपाइलेशन। ओके, अलाउइंग इट्स कोड टू बी डायरेक्टली इंसर्टेड इन द कॉलिंग कोड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन के दौरान डायरेक्टली इंसर्ट करने के लिए। ओके, हम इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं, और वो डिफाइन किस तरह से होता है? इस इनलाइन कीवर्ड की मदद से। ओके, अब इसमें एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस द फंक्शन कॉल ओवरहेड, है ना, रिड्यूस करता है फंक्शन कॉल ओवरहेड को। इंक्रीज एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है इनलाइन फंक्शन की मदद से। इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, कोड रीड करने के लिए आसान हो जाता है, हम यूज भी कर सकते हैं कोड को आसानी से, इजीली। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज बाइनरी साइज, क्या है? मेमोरी साइज, बाइनरी साइज बढ़ा देता है इनलाइन फंक्शन। ओके, लिमिटेड टू द सिंपल फंक्शंस, जैसे हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग देखा था, है ना, तो इस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जितना सिंपल था वो उतना ईजियर टास्क करने के लिए परफॉर्म होता था। वैसे ही इनलाइन फंक्शन उसी कैटेगरी का है, जिसमें सिंपल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जो मेमोरी साइज बढ़ाता है, और जो इनएफिशिएंट है फॉर मेमोरी यूज केस। उप्स का यूज मेनली मेमोरी इफिशियंसी के लिए होता है, ये ध्यान रखना। उप्स का मेमोरी इफिशियंसी के लिए यूज होता है। C++, जावा, पाइथन, व्हाट आर दे? They are the memory efficient programming languages. They are the object oriented programming languages. Okay, C++, Java, Python, they are the object oriented programming languages. Next disadvantage क्या है? Debugging challenges, debug करने में challenges आते हैं। अभी नॉर्मल फंक्शन से इनलाइन फंक्शन कैसे डिफरेंट है यहाँ पर दिया है, इनलाइन फंक्शन कैसे वर्क करता है यहाँ पर दिया है विथ सिंटैक्स एंड एग्जांपल। अब उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसकी लिस्ट, और उसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज मैसेज पासिंग। अब ये भी फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल है उप्स में, जैसे ऊपर दिया है। इट इज अ कोर प्रिंसिपल इन उप्स, इनेबलिंग ऑब्जेक्ट्स टू इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू ईच अदर। व्हाट अ सिंपल डेफिनेशन। ओके, या देखो, मैसेज पासिंग इज अ कोर प्रिंसिपल इन उप्स, enabling objects to interact by sending messages to each other। एक दूसरे को मैसेज सेंड करके, है ना, इंटरेक्ट करके ये ऑब्जेक्ट को इनेबल करता है। सिंपल इनेबलिंग ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेजेस टू ईच अदर। ओके, ऑब्जेक्ट्स को, ओके, दो ऑब्जेक्ट्स को मैसेज सेंडिंग करके इनेबल करता है। अब उसका मैकेनिक्स भी दिया है। अब यहाँ पर बेनिफिट्स है कि किस किस में बेनिफिट्स होता है उसका, इनकैप्सुलेशन में, लूज कपलिंग में, और मॉड्यूलरिटी में। ये 3 चीज़ों में हम इसका मैसेज पासिंग का यूज करते हैं, है ना, उसके बेनिफिट्स है। अब यहाँ पर उसके रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इतने से ही टॉपिक से आते हैं, तो आसानी से आप ये पढ़ सकते हो और उसे याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट आर द कंटेनर्स। क्या होते हैं कंटेनर्स?
Containers in a C++ are the object that store collection of data defined as the class template. They allow flexibility to store different type of data, है ना. Defined as class templates, defined as a class template. STL देखा था, template देखा था, है ना. Defined as a class template, templates को टॉपिक है. It is defined as a class template and flexible to store different types of data. What are the containers? To store collection of data. We use containers to store collection of data and flexible to store different types of data and defined as a class template. Okay, these are the three main points. And basically two main points: collection of data, flexible store to different types of data store करता है, and वो एज अ टेम्पलेट भी हम उसे डिफाइन करते हैं. अब उसमें टाइप्स दिए गए कंटेनर्स के, वो आप पढ़ लेना टाइप्स कौन कौन से कंटेनर्स के हैं. कॉमनली यूज कंटेनर्स की यहाँ पर लिस्ट भी दी है, और उसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, कंटेनर से रिलेटेड. तो आई होप आपको ऊपर दिए सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे. नहीं आए तो इस पीडीएफ से बहुत आसानी से समझ आएंगे, और नहीं आए तो भी पढ़कर आप ये सारे याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया PYQ में सारे थ्योरी के क्वेश्चंस है, और थ्योरी के क्वेश्चंस भी यही इसी पीडीएफ से आएंगे. मैं बोलता हूँ 5-6 बार पढ़कर देखो, 100 मार्क्स का पेपर आप इजीली लिख कर आओगे. एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर आप इजीली लिख कर आओगे. अब वो इग्नू पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स देता है, क्योंकि इग्नू जानबूझकर ज़्यादा मार्क्स नहीं देता है. ये हार्श रियलिटी है इग्नू की. इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, लेकिन अब हमारी इतनी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं है अभी कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाए. कहीं ना कहीं दब जाएगी हमारी आवाज़, लेकिन जब हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी तो ज़रूर इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे. आप 100 मार्क्स का लिख कर आओगे तो आपको 70-80 मार्क्स देगा. जब मेरे टाइम पे मैं 100 मार्क्स का लिख के आता था तो मेरे को मिलते थे 50 या 60 मार्क्स, है ना. इतने हरामी है. मैं तो डायग्राम्स बिग्राम्स सब एक्सप्लेन करके आता, तो फिर भी मेरे को 50-60 देते थे. बहुत हराम कर लोगे. ओके, तो इन सारे कंसेप्ट को आप ठीक से एनालाइज करके पढ़कर लिख कर आना. दैट इज ईजी. नेक्स्ट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल टॉपिक्स. अब यहाँ पर वही क्वेश्चंस है जो ऊपर के कंसेप्ट में दिए गए हैं, है ना. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही है. अब इसे पढ़कर अगर आपको ऊपर कंसेप्ट पढ़कर समझ नहीं आ रहा है तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़कर समझ सकते हो. ओके, दैट विल बी मोर इजी. एक्सप्लेन द पर्पस एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. तो ख़त्म करते हैं इस पीडीएफ को, इस वीडियो को. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. यहाँ पर 34 टोटल क्वेश्चंस दिए, 34 टोटल क्वेश्चंस दिए. इन 34 क्वेश्चंस में भी आपकी प्रिपरेशन होती है एटलीस्ट पासिंग की. और अगर आप कंप्लीट पीडीएफ पढ़ते हो 100 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन होती है ना. 100 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन होती है. 5-6 बार पढ़ लेना. ओके, आई होप कि यू लाइक दिस पीडीएफ. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर मुझे मैसेज करें. ओनली 99 रुपीज़ में ये सिंगल पीडीएफ मिलेगी, और ये 19 IMPs की पीडीएफ प्लस सॉल्व पेपर की पीडीएफ प्लस कंसेप्ट नोट्स एंड प्लस इस रफ नोट्स आपको मिलेगी ओनली 149 में. ये 4 पीडीएफ आपको 149 में मिलेंगी. ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है. ओके, कल मत बोलना ये ऑफर था, लिमिटेड ऑफर है. ओके, तो उसके लिए स्टेप्स है, मुझे व्हाट्सएप करना है. पेमेंट के विदिन 5 मिनट्स में आपको ये पीडीएफ सेंड करूँगा. और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट कि आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, है ना. 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए. वीडियो जब तक अपलोड होगी तब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हमारे, ऑब्वियसली. और कीप सपोर्टिंग. और अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि हमारी कम्युनिटी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है. मैं आपको करियर ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड और वीडियोस आपके लाता रहूँगा. और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज सब्सक्राइब इज necessary. See you soon.